62 लाख लोग प्रधानमंत्री चुन सकते हैं, मुख्यमंत्री चुन सकते हैं, लेकिन अब की बिहार में वो 62 लाख लोग वोट नहीं डाले। जब बिहार में इतने फर्जी वोटर हैं तो बिहार के 31 सांसद इस्तीफा क्यों नहीं देंगे? अब चुनाव होता है तो घुसपैठिया वहां पहुंच जाता है, फिर चुनाव दिल्ली में हुआ तो घुसपैठिया सब दिल्ली आ गया था, अब बिहार में चुनाव हुआ तो घुसपैठिया सब। जैसे लग रहा है कि वो ईडी और सीबीआई की तरह इनके आगे आगे चलने वाला इन्हीं का कोई एलआई पार्टनर तो नहीं कि जहां जहां चुनाव होता है वहां घुसपैठिया पहुंच जाता है। आज अगर बिहार हार गया एसआईआर के नाम पर तो बंगाल हारेगा अगली बार, फिर यूपी हारेगा 27 में, और फिर 29 के बाद एक देश एक विधान, एक संविधान भी रहेगा। देखिए संविधान को बदलेंगे नहीं, संविधान का कवर पेज वही रहेगा, क्योंकि अगली बार भी अगर उनको शपथ लेने का मौका मिला तो संविधान को माथे से लगाएंगे, लेकिन अंदर के पृष्ठ पर 100 साल जिस संगठन का पूरा हुआ है उसके सपनों का भारत बनाने वाले पन्ने जोड़ दिए जाएंगे। कौन था दुनिया में ऐसा देश दूसरा जिसके नेताओं ने कहा हो कि अब की बार 400 पार तक की देश का संविधान बदलना है? एक तो कार्रवाई की आपने। आज अगर बिहार हार गया एसआईआर के नाम पर तो बंगाल हारेगा अगली बार, फिर यूपी हारेगा 27 में, और फिर 29 के बाद एक देश एक विधान, एक संविधान भी रहेगा। देखिए संविधान को बदलेंगे नहीं, संविधान का कवर पेज वही रहेगा, क्योंकि अगली बार भी अगर उनको शपथ लेने का मौका मिला तो संविधान को माथे से लगाएंगे, लेकिन अंदर के पृष्ठ पर 100 साल जिस संगठन का पूरा हुआ है उसके सपनों का भारत बनाने वाले पन्ने जोड़ दिए जाएंगे। को वोट डालने का अधिकार जो बाबा साहब अंबेडकर दे गए, इस देश के लड़ने वाले दे गए, उनसे ये वोट डालने वाले हक मांगने लगते हैं, सवाल करने लगते हैं, उनको अगर ये छीन लिया गया तो साहब हमको कोई आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी। 4 लोगों की आइडेंटिटी को पीपीटी में राहुल गांधी ने दिखाया, दुनिया ने देख लिया। एक आदमी बंगलौर में भी वोट डाल रहा है और यूपी में भी डाल रहा है। बाद में पता नहीं क्या क्या नई नई स्टोरी उसमें आती रही कि नहीं वो गलत है, ये है वो है। जैसे 124 साल की महिला फॉर्म 6 भर के पहली बार वोट डाल रही थी, उसका भी काउंटर ढूंढ लिया मीडिया ने। सबसे पहले तो मीडिया खड़ा हो जा रहा है। अब ऐसे वक्त में वो एक फिल्म आपने देखी थी चुप 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 के टाइप का, राजपाल यादव रहता है और वो कहता है तुम लोगों में से अच्छा कपड़ा धोने किसको आता है, और दौड़ के आगे आता है हमको। तो इलेक्शन कमीशन पर तीर चलाओ तो एक पॉलिटिकल पार्टी आगे आ जाती है कि हमसे बात करो, सब हो रहा है अच्छा एसआईआर में, और उस पर कोई सवाल पूछो तो मीडिया सबसे पहले आ जाता है कि कैसे आप, हाउ डेयर यू। ऐसे वक्त में जब इलेक्शन कमीशन से यह सवाल पूछा गया कि पहले नियम था कि 1 साल तक सीसीटीवी फुटेज रहेंगी, आपने नियम चेंज कर दिया कि 45 दिन तक तो रहेंगी। अब सर टेक्निकल है, कैंपस के लोग ज्यादा अच्छा समझेंगे। मान लीजिए आपका 9 बजे पेपर शुरू हो जा रहा है, आप 9:01 पर पहुंचे तो आप एंट्री देंगे कि नहीं देंगे? आजकल नए नए कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं, बिहार वाले ज्यादा जानते हैं। वहां पर फोर्स लगाकर गेट बंद कर दिया सर। बाहर बच्चे चीख रहे थे कि अरे हम इतनी दूर से आ रहे थे, रास्ते में बाढ़ थी, ये था वो था, 2 मिनट लेट हो गए, एग्जाम दे लेने दीजिए। गेट बंद तो बंद, पेपर नहीं दे सकते। तो साहब ने कहा है 45 दिन में अगर आपने सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए, फिर सीसीटीवी फुटेज हम डिलीट करवा देंगे। क्यों डिलीट करवा दोगे भाई? क्योंकि 36, पिछले वाले ने कह दिया था 3600 साल लग जाएंगे अगर हम सीसीटीवी फुटेज को दिखाने लगे। ये इन लोगों का बेसिक मैथ और बेसिक चीजें भी नहीं है। एक ही आदमी को क्यों दिखाओगे तुम? जनसंख्या कम है क्या? मतलब आप सोचो, इसको लॉजिक से सोचो। अरे भाई देखना होगा, हर आदमी बूथ एजेंट होता है, कैंडिडेट को दिखा दो, पॉलिटिकल पार्टियों को बांट दो, अलग अलग सब देख लेंगे। तुम एक ही आदमी को क्यों दिखाओगे? 3600 साल लग जाएंगे। मतलब कॉमन सेंस भी नहीं है, और वो सब सबसे बड़े पदों पर पहुंच गए। इसलिए आज के भारत में अगर आपको ज्यादा बड़ी कुर्सी चाहिए तो ज्यादा लो कॉमन सेंस रहेगा, तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी, आप ऊंची कुर्सी पर जा सकते हैं। अगला नमूना सुनिए। एक आदमी का 4 जगह वोटर लिस्ट दुनिया को दिखा दी गई कि ये देखो ये आदमी है। अगर हम सीसीटीवी फुटेज दे देंगे तो बहन बेटियों की कोई प्राइवेसी बचेगी? क्या आप चाहते हैं कि बहन बेटियों की प्राइवेसी को ऐसे ही सार्वजनिक कर दिया जाए? मैं हैरान हो गया कि मोदी मीडिया की एक एंकर अपने ट्विटर अकाउंट पर, मीडिया की बड़ी पत्रकार हैं, आप भी सर्च करेंगे मिल जाएगा, ओढ़नी ओढ़ के उनके साथ एक व्यक्ति आया फोटो खिंचाने, तो कहा है जी हमारा फोटो मत खींचिए, हमारा प्राइवेसी भंग हो जाएगा। अरे तुमसे किस जगह की वीडियो मांगी गई?
क्या उनके घर के भीतर की वीडियो मांगी जा रही है? क्या उनके किसी निजी क्षण की वीडियो मांगी जा रही है? और सीसीटीवी पे वीडियो कैसी कैसी बीजेपी के नेताओं की आ रही है वो तो दुनिया देख रही है। हम उस पर जा ही नहीं रहे। सबका अपना अपना तरीका, भाई जाओ, उस पर हम कोई बात नहीं करें। लेकिन सीसीटीवी फुटेज देश कौन सा जानना चाहता है? जब वो वोट डालने गया, और वोट डालने गया तो एआई से जनरेटेड एक वीडियो आई जो मेरी बहुत पसंदीदा वीडियो थी। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में जो व्यक्ति लोकतंत्र की हिफाजत, बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाने में जितनी बड़ी भूमिका अपने कलम से नहीं निभाई होगी, चंडीगढ़ मेयर में वो जो दस्तखत कर रहा था वो उससे बड़ी भूमिका लोकतंत्र की बर्बादी में लिख रहा था। और एआई जनरेटेड वीडियो में सर वो बोल रहा है, ऐसे जब कैमरे की तरफ देखता है ना कि वो कैमरा देख रहा है, तो एआई से उसको बुलवाया गया, आप हमारी सीसीटीवी फुटेज मांग करके हमारी प्राइवेसी को सबके सामने ले आना चाहते हैं, हम नहीं देंगे सीसीटीवी फुटेज। ये मजाक बना दिया आपने पूरे देश का। और कुछ लोग इसको डिफेंड करने आ जा रहे हैं। एक चिप में, एक पेनड्राइव में जाने कितने सीसीटीवी फुटेज मिल जाएंगे, जाने कितने। और चाइना ने डेवलप किया है कि चंद सेकंड में पता नहीं कितने जीबी टीबी की वो मूवी डाउनलोड करने का एक्सेस दे रहा है। और हमारे यहां तो आज भी बीएलओ कह रहा था कि इंटरनेट चल ही नहीं रहा, फॉर्म को अपलोड कैसे करें। आधा बिहार बाढ़ में डूबा हुआ है। पत्रकार ने चुनाव आयुक्त से पूछा कि हुजूर आला इतनी हड़बड़ी क्यों थी? तो हुजूर आला ने कहा कि कहीं से तो शुरू होना था, बिहार से हो गया। एक दूसरे पत्रकार, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो इंडियन एक्सप्रेस की एक पत्रकार थी, एक लेडी पत्रकार, उन्होंने पूछा कि जब 2003-4 में, और वो भी एसआईआर नहीं हो रहा था, इंटेंसिव रिवीजन था, आईआर था, तो उस समय 2003-4 में 2 राज्यों को एग्जम्प्टेड कर दिया गया था, अरुणाचल प्रदेश को और शायद महाराष्ट्र को, क्योंकि वहां विधानसभा चुनाव होने वाले थे। आप तो साहब बिहार से शुरू कर रहे हो, जहां अप्रैल में आपने रिवाइज लिस्ट जारी की, जनवरी 2025 में आपने रिवीजन का प्रोसेस चलाया था, जिसकी लिस्ट अप्रैल में जारी की थी, और उसके बाद जुलाई से आपने एसआईआर शुरू कर दिया बिहार में। उसका जवाब उन्होंने कहा, भाई उन्होंने ये कहा होगा कि अंतरात्मा से आवाज आई कि हे पार्थ तुम कहां सोए हो, हरियाणा निपट गया, कोई बात नहीं। महाराष्ट्र में हमने नोटबंदी वाले पैसे का इस्तेमाल किया, पॉलिटिकल पार्टी ही तोड़ लिया, और वहां एक कॉमेडियन ने कॉमेडी की एफआईआर हो गया, तमिलनाडु जाना पड़ा। बिहार में मुश्किल है। बिहार लोकतंत्र की जननी लोग कहते हैं। चौराहे पर बैठ करके, जितना जेएनयू इस बात के लिए ख्याति प्राप्त है कि इसके हर ढाबे पर प्रोफेसर साहब बैठे हैं, ये भी जानते होंगे कि कई बार क्लासरूम से बाहर ज्यादा बेहतर चर्चा होने का माहौल हुआ करता था। अभी कितना पता नहीं, मैं हम डीयू में रहते थे और बिगड़ने जेएनयू आया करते थे। अब बिगड़ने को कोट अनकोट समझिएगा। ऐसे वक्त में जब पत्रकार ने पूछा कि एसआईआर बिहार से शुरू क्यों किया जा रहा है जहां इलेक्शन होने वाला है, तो उन्होंने कहा भाई कहीं से तो शुरू करना होगा, तो भाई महाराष्ट्र से शुरू कर लेते जहां इलेक्शन हुआ था अभी, या 2024 के चुनाव के पहले करा लेते लोकसभा के, और उस समय हो जाता। लेकिन इलेक्शन हो गया, 62 लाख लोग प्रधानमंत्री चुन सकते हैं, मुख्यमंत्री चुन सकते हैं, लेकिन अब की बिहार में वो 62 लाख लोग वोट नहीं डाले। बिहार के गांव गांव में जाइए, उन्होंने कहा, आज प्रधानमंत्री ने बोला, और मैं बहुत शर्म के साथ ये बात कोट करना चाहता हूं, घुसपैठिए घुस गए हैं। चलो 22 लाख उसमें से तो मर गए, कब मरे हैं ये पता नहीं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है आधार से लिंक नहीं करो। अच्छा, क्या आपके मन में चोरी थी? 11 डॉक्यूमेंट आप नहीं दे रहे हो, और पब्लिक डोमेन में वो आ गया कि जो डॉक्यूमेंट आपने मांगा है वो बहुत बड़े हिस्से में बिहार में है ही नहीं। तो आपने क्या कहा कि चलो आधार कार्ड आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 65 लाख लोगों की लिस्ट पब्लिक करनी पड़ेगी। अच्छा, चुनाव आयोग इतना अच्छा काम कर रहा था तो पहले क्यों नहीं दे रहा था लिस्ट? 22 लाख लोग मर गए, लेकिन जो बाकी बचे हैं सारे घुसपैठिए हैं। क्या आप कहना क्या चाह रहे हैं? 12 साल से आप प्रधानमंत्री हैं, 20 साल से आपका एलआई पार्टनर वहां पर मुख्यमंत्री हैं। कुछ महीने बीच के छोड़ दीजिए, जब वो उधर चले गए थे और एक गाना गा रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, गुजरात से आया था वो, याद है आप लोगों को? अरे इतना शॉर्ट मेमोरी वाला मत रहिएगा, नहीं तो पुराने भाषण कैसे याद रखेंगे। 2014 वाला 15 लाख और ये। अब आइए, जब बिहार में इतने फर्जी वोटर हैं, तो
तो बिहार के 31 सांसद इस्तीफा क्यों नहीं देंगे? फर्जी वोटर से वो सांसद बने कि नहीं बने? मुख्यमंत्री, चलो छोड़ो, प्रधानमंत्री आपको वोट वो फर्जी वाले दिए हैं कि नहीं, घुसपैठिए दिए हैं कि नहीं? आपकी सरकार डबल इंजन की बिहार में घुसपैठिया घुस कैसे आया? मैं आखिर में याद करने लगा, गूगल करने लगा, तो मैंने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने यही भाषण झारखंड विधानसभा चुनाव में दिया। जब चुनाव होता है तो घुसपैठिया वहां पहुंच जाता है, फिर चुनाव दिल्ली में हुआ तो घुसपैठिया सब दिल्ली आ गया था, अब बिहार में चुनाव हुआ तो घुसपैठिया सब, जैसे लग रहा है कि वो ईडी और सीबीआई की तरह इनके आगे आगे चलने वाला इन्हीं का कोई एलआई पार्टनर तो नहीं कि जहां जहां चुनाव होता है वहां वहां घुसपैठिया पहुंच जाता है। अच्छा, दिल्ली में सरकार बन गई, एक बार भी आपने घुसपैठिया नाम सुना यहां पे? और झुग्गी उनकी तोड़ दी जिनका वोट लिया था, जहां झुग्गी वहां मकान। आज वो झुग्गी टूटी। एक बच्ची सर 9th में पढ़ती थी, उसकी वीडियो वायरल हो गई। उस पत्रकार ने पूछा कि पढ़ाई कैसे करोगी, तो उसने कहा कि कैसे पढ़ाई करेंगे, मेरे कलम किताब सब इस झुग्गी में, सब मकान में टूट के बिखर गए। उसने पूछा नाम क्या है तुम्हारा? उसने कहा सर अब हमारा कोई नाम नहीं बचा क्योंकि हमारे सारे कागज उसी मकान में दब गए। आपको अगर ये सब कोई पॉलिटिकल वेंडेटा लगता है कि बीजेपी, ये कांग्रेस, ये सपा, ये आरजेडी, तो आप दरअसल लोकतंत्र और संविधान पर होने वाले इतने बड़े खतरे को कभी आप महसूस ही नहीं कर पाओगे। आज आप केवल इस बात में रहो कि हमारे नेता तो जिल्ले इलाही ही हैं, अब वो कुछ भी करें। क्या कहता था अमेरिका? मैं खोज रहा हूं उस आदमी को। भाई असली तो दूरदर्शी वही था। आज हम कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप तक कोई वो वीडियो भेज दे, तब यह हो सकता है किसी ने भेज दिया हो, इसीलिए 35 बार उसने कहा कि युद्ध मैंने रुकवाया। तो ये इस देश में मजाक आपने हर चीज का बना दिया। इतना ड्रेस पहन करके विदेश गए, कोई भी देश बाहर आपका साथ नहीं दिया। आप आरएसएस जैसे संगठन, ठीक है भाई आप उसके मेंबर हैं, वो संगठन चल रहा है, आप मेंबर रहिए। विश्वविद्यालय में भी बहुत सारे लोग आरएसएस के मेंबर हैं, लेकिन आप ये कहिए कि साहब भारत के निर्माण में उसका योगदान है। आरएसएस के मेंबर हिचक गए होंगे, अरे नहीं कहां कब, बाद में था, आजाद होने के बाद ज्यादा योगदान हमारा था, ये तो पहले चले गए। ऐसे वक्त में आप इस देश को कहां ले जाकर छोड़ना चाहते हैं? बाहर आप घिर गए, भीतर आप घिर गए। आप पॉलिटिकल लड़ाई 1 to 1 लड़िए। आप ही के एक नेता जिनका सम्मान विपक्ष भी करता था, उन्होंने कहा कि एक वोट से सरकार गिर गई थी उनकी, उन्होंने कहा ऐसा वोट मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। राजनीतिक दल हैं, चुनाव आएंगे जाएंगे, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, ये देश रहना चाहिए, ये देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। और आप उसी पार्टी से निकले हुए नेता हैं और आप कह रहे हैं ये देश भी रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र भी रहना चाहिए, और देश में एक ही प्रधानमंत्री रहना चाहिए और वो मैं रहना चाहिए। भाई कुर्सी कोई ना छीन ले। इसलिए आप कृपा करके एक ओपन डिबेट में इसको होने दें। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट एसआईआर के इन सवालों पर बहस हुई और एक अपील करने वाला व्यक्ति जब खड़ा हुआ, योगेंद्र यादव, और खड़ा होकर के जब उन्होंने अपना आर्गुमेंट किया, तो कोर्ट को भी बेंच से कहना पड़ा कि हम आपका थैंक यू कहते हैं क्योंकि आपके इस प्रेजेंटेशन से हो सकता है हमें मदद मिलेगी। और आप साहब, देश का लोकतंत्र जहां से चलता है वहां पूरा विपक्ष नारे लगा रहा है कि एसआईआर पर चर्चा करो। आपने पहलगाम पर चर्चा करा लिया, बड़ा दिल दिखाया। आपने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करा लिया। आज भी आप बिहार में बोल रहे थे कि वो ड्रोन फेंक रहे थे तो हम उसको हवा में उड़ा दे रहे थे। आप बहुत तारीफ कर रहे थे, सेना का क्रेडिट है, हम सब सेना के साथ है। एसआईआर पर चर्चा आपने क्यों नहीं कराई? आपका दिल पाक साफ है, आप तो इतने ईमानदार हो, इसलिए आपने एसआईआर पर चर्चा नहीं कराई। पूरा सदन का कार्यकाल निकल गया, ये सांसद महोदय बैठे हुए हैं। पिछली बार आपने कब देखा कि 300 सांसद सड़क पर उतर जाएं? वो लोकतंत्र बचाने के लिए, वो पॉलिटिकल पार्टी बचाने के लिए, वो राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए नहीं है। आज अगर बिहार हार गया एसआईआर के नाम पर, तो बंगाल हारेगा अगली बार, फिर यूपी हारेगा 27 में, और फिर 29 के बाद एक देश, एक विधान, एक संविधान भी रहेगा। देखिए, संविधान को बदलेंगे नहीं, संविधान का कवर पेज वही रहेगा, क्योंकि अगली बार भी अगर उनको शपथ लेने का मौका मिला तो संविधान को माथे से लगाएंगे। लेकिन अंदर के पृष्ठ पर 100 साल जिस संगठन का पूरा हुआ है, उसके सपनों का भारत बनाने वाले पन्ने जोड़ दिए जाएंगे। संविधान 240 पर यह हाल है कि आप ऐसा बिल ले आ रहे हो जिससे आप किसी को भी जेल में डाल करके पूरा पॉलिटिक्स को उसको खत्म कर सकते हो। और ईडी का आज अभी गूगल करिएगा, न्यूज लॉन्ड्री पे आपको रिपोर्ट मिलेगी, बीबीसी पे, कि ईडी ने पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत कितने लोगों पर मुकदमे किए। और आपकी वॉशिंग मशीन में हमारे एक समाजवादी सांसद ने संसद में खड़ा होकर बोल दिया
कि नैतिकता की बात आप कर रहे हैं गृह मंत्री जी, जिसके लिए भाषण जाके दिए थे कि चक्की पी सिंह, उसको महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम बना करके बैठे हो, आप नैतिकता का भाषण दोगे? और हेमंता बिस्वा शर्मा से लेकर के नारायण राणे से लेकर के कितने लोग तो आपके यहाँ हैं। इसलिए मेरा कहना यह है, पॉलिटिकल लड़ाई चलेगी साहब, बीजेपी भी रहेगी इस देश में, आरएसएस भी रहेगा, हम लोग उनसे संवाद करते हुए, उनके विचार का विरोध करते हुए भी इस देश में रहेंगे। ये खूबसूरत देश बाबा साहब अंबेडकर ने इसीलिए बनाया। संवाद होगा, बातचीत होगी, आपकी गलत बातों पर हम तर्क करेंगे, हमारी गलत बातों पर आप तर्क करना। लेकिन अगर वोट डालने का अधिकार छीन लिया और वोट को मैनिपुलेट कर लेंगे तो फिर संविधान और लोकतंत्र कितना बचेगा। इसलिए जो आज का टॉपिक था कि वोट चोरी अब एक सामान्य मसला नहीं रहा, गांव में उनके लोग भी कहते हैं कि हे वोटवा चुराया था, सही में क्या? क्योंकि जो इमेज गुब्बारे की फुलाई गई थी कि 56 इंच है, बहुत बड़ी लहर चल रही है। कौन था दुनिया में ऐसा देश दूसरा जिसके नेताओं ने कहा हो कि अब की बार 400 पार तक कि देश का संविधान बदलना है? एक को कार्रवाई की आपने। इसलिए मैं ये सवाल करना चाहता हूं आपसे, एसआईआर जिस धोखे, लिबास अच्छा है लेकिन उसके भीतर आरएसएस का मटेरियल भरा है, और जो चाहता है कि मनुस्मृति वाला देश बने, कि शिक्षा किसको मिलेगी किसको नहीं ये वो तय करते थे, वैसे ही ये सबको वोट डालने का अधिकार जो बाबा साहब अंबेडकर दे गए, इस देश के लड़ने वाले दे गए, उनसे ये वोट डालने वाले हक मांगने लगते हैं, सवाल करने लगते हैं। उनको अगर ये छीन लिया गया तो साहब हमको कोई आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी। जंगल में आग लगी, इस लड़ाई को केवल पॉलिटिकल लड़ाई की तरफ मत देखिएगा कि कोई आरजेडी, कोई कांग्रेस, कोई सपा, कोई जेएमएम और कोई इनकी लड़ाई है। नहीं साहब, अब ये लड़ाई पॉलिटिकल लड़ाई नहीं रही, क्योंकि सामने वाला पॉलिटिकल लड़ाई नहीं लड़ रहा है, वो अब आपसे आपके हक को, अधिकार को छीन रहा है। इसलिए अब इसे जन आंदोलन की तरह लड़ना होगा। संस्थाओं को अपने सामने आपने लोकतांत्रिक से एक व्यक्ति के हाथ में जाते देख लिया, इसलिए एक जन आंदोलन के लिए मैं इस बात को यहां कहना चाहता हूं, और इस बात को और आगे तक जाएगी। हम बोलेंगे तो क्या होगा? जंगल में आग लगी, एक चिड़िया अपने चोंच के एक बूंद पानी से आग बुझाती थी। वो हमारे हिंदी के कवि ने कविता लिखी थी, उस पर बड़ा अच्छा प्रसंग है कि आग लगी इस वृक्ष को, जलने लागे पात, तो उड़ते क्यों नहीं पक्षियों जब पंख तुम्हारे पास। तो उन पक्षियों का जो जवाब था उसको मैं अपना जवाब मान करके आपके सामने कहूंगा कि फल खाएं इस वृक्ष का और गंदे कीने पात, तो धर्म हमारा यही है, जले इसी के साथ। इस देश की जमहूरियत का, इस देश के आईन का, इस मुल्क के आईन का, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का हमने फायदा उठाया है। वरना हम आजमगढ़ के किसी गांव में गाय भैंस चरा रहे होते, और आप में से बहुत सारे लोग, उनके हाथ में कलम और किताब नहीं होती। ये संविधान ने हमें दिया है, वोट का अधिकार संविधान ने दिया। इसलिए कोई पॉलिटिकल पार्टी रहे या जाए, अब उससे ज्यादा बड़ी लड़ाई यह है कि बाबा साहब अंबेडकर का संविधान बचा रहना चाहिए। और इसके लिए जो कर्ज हमारे ऊपर है, इसके लिए अब हमें भी बोलना होगा। चिड़िया वो जो जंगल में आग लगी तो चोंच से पानी डाल करके आग बुझाना चाह रही थी, बाकी चिड़िया हंस रही थी, इतनी बड़ी आग लगी है, मीडिया उनके पास, मिशनरी उनके पास, सब कुछ उनके पास, तुम उनसे कैसे लड़ लोगे? उस चिड़िया का जवाब मेरा जवाब है। उस चिड़िया ने कहा कि मुझे पता है कि मेरे चोंच के एक बूंद पानी से जंगल की आग नहीं बुझेगी, मगर जब इस आग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में शामिल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, इंकलाब जिंदाबाद।